एपिसोड 130। अद्विजय धीरे धीरे नीचे आया। उसकी नजर उस अनजान आदमी पर थी। सामने खड़े उस आदमी ने एक ब्लैक जैकेट और उसके अंदर व्हाइट टी शर्ट पहनी हुई थी। उसके बाल घुंघराले थे जो कि उसके माथे पर फैले हुए थे। उसके हाथ में एक डायमंड का ब्रेसलेट और दूसरे हाथ में काफी महंगी दिखने वाली एक वॉच थी। एक हाथ की 5 उंगलियों में भी डायमंड की रिंग्स थी। उसके पहनावे को देखकर लग रहा था कि वो काफी ज्यादा रिच था। उसकी गर्दन पर काफी सारे टैटूज बने हुए थे। उसे देखकर लग रहा था कि जैसे उसकी पूरी बॉडी पर ही टैटूज थे। उसकी आंखें हल्की भूरी थीं और चेहरे पर हल्की दाढ़ी थी। उसकी गोद में एक बच्चा था जिसने कि अपना सर उस आदमी के कंधे पर रखा हुआ था। वो आदमी विराज था जिसकी गोद में अग्नि सोया हुआ था। अद्विजय कंफ्यूज सा नीचे आया। सिया सीढ़ियों के पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, अद्विजय, ये डॉक्टर विराज है। इन्होंने ही मेरा ट्रीटमेंट किया था। ये एक बार तुम्हारी कंडीशन देखना चाहते हैं। ये सुनकर अद्विजय बोला, लेकिन आज मेरे पास टाइम नहीं है। इनसे कह दो ये कल आ सकते हैं। मगर डॉक्टर विराज काफी बिजी हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए टाइम निकाला है। अद्विजय, प्लीज थोड़ी देर के लिए इनके साथ चले जाओ। सिया बोली। आरोही आगे आई और उसने रिक्वेस्ट की, अद्विजय, प्लीज एक बार डॉक्टर विराज के साथ जाने में क्या प्रॉब्लम है। आरोही की बात सुनकर अद्विजय आखिर में राजी हो गया और वो डॉक्टर विराज के साथ लिविंग हॉल के एक सोफे पर जाकर बैठ गया। विराज ने पूछा, क्या आपको कभी कोई पॉइजन दिया गया था? ये सुनकर अद्विजय ने ना में सर हिला दिया। विराज ने पूछा, फिर आपको किस वक्त बीमारी असर करती है? ये सुनकर अद्विजय बोला, अचानक से कभी भी, मोस्टली रात में। ये सुनकर विराज ने पूछा, क्या अभी तक किसी डॉक्टर ने आपकी बीमारी के बारे में पता लगाया? ये सुनकर अद्विजय ने ना में सर हिला दिया। विराज ने कहा, मैं एक बार दोबारा आऊंगा। अद्विजय ने कहा, कोई जरूरत नहीं है। इस पर सिया हैरान रह गई। अद्विजय आगे बोला, मुझे किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। मैं अपनी फैमिली के साथ सेफ फील करता हूँ और मेरी बीमारी काफी टाइम से असर नहीं कर रही है, इसलिए मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से जा सकते हैं। अद्विजय की ठंडी आवाज को सुनकर सोफे पर बैठा अग्नि अचानक से सोफे से उतरा और उसने अद्विजय के हाथ को जाकर पकड़ लिया। अद्विजय ने अपनी आईब्रो उठाकर उसको देखा। अग्नि ने अद्विजय के गाल पर अपना दूसरा हाथ रखा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अंकल, आपको डेफिनेटली पॉइजन दिया गया है। ये सुनकर अद्विजय थोड़ा हैरान रह गया। विराज भी हैरानी से अग्नि को देख रहा था। अग्नि ने विराज की ओर देखते हुए कहा, डैडी, आपको एक बार देखना चाहिए। यहाँ किसी की जिंदगी का सवाल है। ये सुनकर विराज खामोश हो गया। उसने छोटे से अग्नि को आयुर्वेद सिखाया था और उसे काफी कुछ आता था। विराज मन से तो अद्विजय का इलाज नहीं करना चाहता था, मगर अग्नि ऐसा नहीं था। अग्नि की आंखों में देखते हुए अद्विजय अचानक से काफी ज्यादा हैरान था। अद्विजय ने अचानक आरोही की ओर देखा। वो बच्चा काफी ज्यादा आरोही से मेल खाता था, मगर उसकी आंखें अद्विजय की जैसी थीं। ऐसा लगता था कि वो आरोही और अद्विजय दोनों का मिला जुला अंश हो, और ऐसा था भी। अग्नि के कहने पर विराज ने अद्विजय को चेक किया और ये कंफर्म करके बताया कि अद्विजय को सच में कोई जहर दिया गया था, मगर वो पॉइजन किसी का बनाया हुआ नहीं था, बल्कि किसी जहरीले पौधे को पीसकर उसका जहर अद्विजय को दिया गया था, वो भी काफी समय पहले। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। वहां पर अनिका और राजवीर जी भी थे। आरोही ने अनिका जी के कंधे पर हाथ रखा और सब कुछ ठीक होने का इशारा किया। अनिका जी तो उस डॉक्टर को भगवान मान रही थी। उन्होंने उस डॉक्टर को वहीं रुक जाने का के लिए रिक्वेस्ट की। सिया से इशारा पाकर विराज वहां रुकने के लिए तैयार हो गया। अनिका जी ने खुशी खुशी सबके लिए पकवान बनाए। उन्होंने मोतीचूर के लड्डू जब बनाए तो वो अग्नि के पास पहुंची। अग्नि ने लड्डू को साफ खाने से मना कर दिया और बोला, ये हेल्थ के लिए सही नहीं होते, आपको भी इस तरह की चीज नहीं खानी चाहिए। ये सुनकर अचानक अनिका जी हैरान रह गई और बोली, क्या कहा तुमने? मुझे अभी दादी कहा। इस पर अग्नि बोला, मुझे माफ कीजिए, अगर आपको अच्छा ना लगा हो तो। ये सुनकर अनिका जी मुस्कुराते हुए बोली, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम मुझे दादी मम्मा कह सकते हो। ये कहकर वो उसे प्यार से देखने लगी। आरोही ने अनिका जी की आंखों में वो ममता देखी तो उसका मन किया कि वो धानी की सच्चाई उन्हें बता दे। जब वो दोनों किचन में गई तो आरोही ने राजवीर जी को आवाज लगाते हुए कहा, पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, क्या आप किचन में आएंगे? किचन में राजवीर और अनिका ने कंफ्यूज होकर आरोही को देखा। आरोही बोली, मम्मा, पापा, मुझे आपसे एक बहुत बड़ी बात बतानी है। ये सुनकर अनिका जी बोली, बताओ आरोही, क्या हुआ है? इस पर आरोही ने कहा, दरअसल धानी अदिवजय की बायोलॉजिकल बेटी है। राजवीर जी हैरान होकर बोले, क्या ये तुम क्या कह रही हो? क्या ये सच है? इस पर आरोही ने कहा, हाँ पापा, ये बिल्कुल सच है और ये बात हमें अभी पता चली थी। ये सुनकर अनिका जी कंफ्यूज होकर बोली, मगर ये कैसे हो सकता है? तुम लोग तो अभी मिले हो ना? आरोही ने उन्हें सारा सच बताया। अनिका जी ने आरोही को गले लगाते हुए कहा, आरोही, तुमने आज हमें कितनी बड़ी खुशखबरी दी है। मैं उसकी खुशी शब्दों में जाहिर नहीं कर सकती। धानी को तो वैसे भी मैंने अपनी पोती ही माना था, मगर ये जानकर कि वो मेरे बेटे का अंश है, मुझे और भी ज्यादा खुशी हो रही है। आरोही भगवान, तुम तीनों को हमेशा साथ रखें और तुम्हारी जिंदगी में कोई मुसीबत न आए। ये सुनकर आरोही मुस्कुराई। फिर वो तीनों बाहर गए।
धानी जो कि सौम्या के साथ बैठी उससे बातें कर रही थी, अनिका जी उसके पास गई और उन्होंने उसको चूमते हुए कहा, धानी, क्या एक बार आप मुझे दादी बोलोगे? ये सुनते ही धानी बोली, दादी माँ। ये सुनकर अनिका जी ने दोबारा धानी को किस किया। राजवीर जी प्यार से धानी को देखने लगे। अग्नि ये सब देख रहा था। उसकी नसीब में परिवार का प्यार नहीं था। उसने सिर्फ एक ही इंसान से प्यार पाया था, वो था विराज। विराज जानता था कि जो प्यार धानी को मिल रहा था उसका हकदार अग्नि है, मगर वो अग्नि को ये सच्चाई कभी नहीं बताना चाहता था। वो अग्नि को खुद से दूर कभी नहीं कर सकता था। वो अपने आप को ही अग्नि की मम्मा और डैड दोनों मानता था। उसने अपनी जिंदगी में अग्नि और सिया के अलावा किसी को अहमियत नहीं दी थी। वो सिया को ही अग्नि की मम्मा बनाना चाहता था, मगर सिया के तो कुछ और ही इरादे थे। वहीं इसी बीच जब कोई खाने के लिए पकवानों को हाथ लगाने लगा तो अनिका और आरोही ने उन्हें किसी भी चीज से हाथ नहीं लगाने दिया। पहले उन्होंने मंदिर में जाकर दिवाली की पूजा की और फिर सभी को पकवान खाने के दिए, लेकिन अब वो लोग कहाँ पकवान खाने वाले थे। सभी लोग पटाखे लेकर बाहर चले गए। आरोही ने धानी को घूरते हुए उसे सख्त बना किया कि वो पटाखे नहीं चला सकती, मगर धानी कहाँ मानने वाली थी। उसके डैडी ने उसे इतने सारे पटाखे लाकर दिए थे। वो जाकर एक अनार जलाने लगी। अनार नहीं चला तो वो वापस उस अनार के पास जाने लगी, लेकिन अचानक जब अनार जलने लगा तो वो डर से चिल्लाई। तभी अग्नि भागते हुए धानी के पास आया और वो धानी को गले लगाकर खड़ा हो गया। अनार से निकलने वाली जलते हुए अंगारे अग्नि के कपड़ों पर गिर गए और उसके कपड़ों में छेद हो गया। धानी डर से अग्नि को गले लगाकर खड़ी थी। जब अनार बंद हुआ तो उसने अग्नि को देखते हुए कहा, थैंक यू भैया। ये सुनकर अग्नि ने धानी को छोड़ा और वो उसे बिना कुछ कहे वहां से चला गया। वही अद्विजय खड़े होकर मृत्युंजय और मानव से बात कर रहा था। जब उसने धानी के चिल्लाने की आवाज सुनी तो वो अपने लंबे लंबे कदम रखते हुए धानी के पास पहुंचा और उसने धानी को गले लगाकर पूछा, आपको क्या हुआ था? ये सुनते ही धानी बोली, सॉरी डैडी, वो मुझे पटाखों से डर लग गया था। ये सुनकर अद्विजय बोला, अब आपको पटाखे जलाने की इजाजत नहीं है। ये सुनते ही धानी बोली, ओके डैडी। धानी अब दोबारा पटाखे नहीं चलाएगी, मगर धानी को एक काम करना है। ये सुनकर अद्विजय ने पूछा, क्या करना है मुझे बताओ। ये सुनते ही धानी बोली, मुझे अपने भैया को पटाखे देने हैं, उनका भी मन होगा ना दिवाली मनाने का। ये सुनकर अद्विजय कंफ्यूज हुआ और बोला, कौन भैया गर्वित? ये सुनते ही धानी ने अपना सर नामे हिलाया और अग्नि की ओर इशारा करते हुए कहा, वो वाले भैया। ये कहकर उसने अपने हाथ में पकड़े पटाखे दिखाए और बोली, मैं ये भैया को देना चाहती हूँ। अद्विजय धानी की बात सुनकर अग्नि की ओर बढ़ा। धानी नीचे उतरी और उसने अपने हाथों में पकड़े सारे पटाखे अग्नि को दिए और बोली, भैया ये सब आप रख सकते हो। इस पर अग्नि सख्त चेहरे के साथ धानी से बोला, मैं अनजान लोगों से कुछ चीज नहीं लेता। ये कहकर वो वहां से जाने लगा। अद्विजय उस छोटे से बच्चे में इतना घमंड देखकर हैरान था। आरोही गार्डन में आई और उसने पीछे से उनको आवाज लगाई, धानी और धानी के पापा दोनों अंदर आ जाओ, बहुत देर हो गई तुम लोगों को पटाखे जलाते हुए। ये सुनकर अद्विजय पलटा। आरोही ने जाते हुए अग्नि को देखा और उसकी नजर उस पर ही ठहर गई। अद्विजय आरोही के पास आया और बोला, तुम्हें नहीं लगता वो बच्चा तुमसे काफी ज्यादा मिलता जुलता है? इस पर आरोही ने कहा, हाँ मुझे भी थोड़ा सा ऐसा लगा था, लेकिन ये एक कोइंसिडेंट ही है। ये सुनते ही धानी बोली, मम्मा आप क्या बात कर रहे हो? वो भैया आपके जैसे दिखते हैं, कहीं वो मेरे खोए हुए भैया तो नहीं? आरोही मुस्कुराते हुए बोली, ये कैसे हो सकता है? मैंने सिर्फ अपनी धानी को ही जन्म दिया था। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैंने कई बार चेकअप करवाया था, मुझे ट्विंस नहीं थे। ये सुनते ही धानी बोली, कितना अच्छा होता ना अगर हम ट्विंस होते, मुझे मेरा एक भाई होता। इस पर आरोही ने कहा, धानी ये भाई भाई का नाटक कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया है? तुम्हारा क्या? तुम गर्वित और अपने पूरे परिवार के साथ खुश नहीं हो? तुम्हारी डिमांड कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी है। ये सुनते ही धानी खील खिलाते हुए बोली, मम्मा आप नहीं जानते एक भाई होना कैसी फीलिंग होती है। आरोही खामोश हो गई। अचानक उसने धानी की नाक को खींचते हुए कहा, बच्चू मेरा भी भाई है। गोलू मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन उसका मुझे एक मम्मा की तरह ख्याल रखना पड़ता है। अगर तुम्हारा भाई होगा तो तुम्हें भी ऐसा ही करना पड़ेगा। तुम्हें फिर जल्दी ही मैच्योर होना पड़ेगा। ये सुनते ही धानी बोली, ओके मम्मा। धानी अपने छोटे भाई के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। इस पर आरोही ने कहा, बस बहुत हुआ, चलो अब अंदर चलो। ये सुनते ही धानी बोली, मम्मा मैं गर्वित के साथ आ जाऊंगी ना, और अब तो मैं पटाखे भी नहीं जलाऊंगी, प्लीज मुझे खेलने दो ना। आरोही धानी को मना करने वाली थी, मगर तभी सिया धानी के पास आई और बोली, आरोही खेलने दो, मैं हूं ना इन लोगों का ख्याल रखने के लिए। इस पर आरोही ने कहा, ठीक है। धानी को फिर अदिवजय ने अपनी गोद से उतार दिया। धानी सिया के पास नहीं गई, क्योंकि सिया अब उसे पहले की तरह उसे प्यार से बात नहीं करती थी। सिया के पास जब भी वो जाती थी तो सिया उसे ऊपर से लेकर नीचे तक अजीब तरह से घूरती रहती थी। उसका ये बिहेवियर धानी को अच्छा नहीं लगता था। उसका अजीब बिहेवियर अभी तक सिर्फ धानी ने नोटिस किया था। किसी और की नजरों में सिया अभी तक नाटक करने में एक्सपर्ट थी। गार्डन में शिया, धानी, गर्वित, अग्निविराज को छोड़कर बाकी सभी अंदर चले गए।
अंदर कुमार ने काफी सारे गेम्स का अरेंजमेंट किया हुआ था और इस वक्त वो मानव के साथ बैठकर कार्ड खेल रहा था। आरोही ये देखकर अपने कमर पर हाथ रखकर बोली, आपने ये क्या किया है? फेस्टिवल के दिन आप लोग जुआ खेल रहे हैं? ये सुनकर कुमार हंसते हुए बोला, मामी जी, इसे जुआ नहीं कहते, इसे तो मस्ती कहते हैं। वैसे क्या आपको कार्ड्स खेलना आता है? इस पर आरोही ने कहा, बिल्कुल नहीं। फिर कुमार ने अद्विजय की ओर देखा और बोला, मामा जी, क्या आप ये गेम खेलना चाहेंगे? ये सुनकर आरोही ने अद्विजय का हाथ पकड़ लिया। उसने उम्मीद की कि अद्विजय गैम्बलिंग नहीं करेगा, मगर वो आरोही को अपने साथ लेकर एक चेयर पर बैठ गया। उसने सभी के सामने आरोही को अपनी गोद में बैठा लिया। ये देखकर आरोही काफी एम्बारासमेंट फील कर रही थी। सभी लोग अंदर ही अंदर हंसने लगे। कुमार, मानव, मृत्युंजय और राजवीर जी सभी गैम्बलिंग करने के लिए बैठे थे। राज सोफे पर बैठा था। वो मिस्टी के लिए फ्रूट्स काटकर एक बॉल में रख रहा था और मिस्टी को जबरदस्ती खाने के लिए कह रहा था। वहीं आरोही को बिल्कुल नहीं पता था कि किस तरह से गैम्बलिंग खेली जाती है। अद्विजय ने उसके कान में झुकते हुए कहा, एक कार्ड उठाओ। आरोही ने झुककर टेबल से एक कार्ड उठाया और अद्विजय को दिया। अद्विजय कार्ड को देखकर मुस्कुराया। सभी को अद्विजय की मुस्कुराहट देखकर समझ आया कि अद्विजय के पास अच्छे कार्ड थे। आरोही अद्विजय का लकी चार्म थी। अनिका जी ने भी फिर एक कार्ड उठाया। उस कार्ड को देखकर राजवीर जी को निराशा हुई। एपिसोड 131। जब सभी ने अपने कार्ड शो किए तो जाहिर था अद्विजय ही जीता था और अगली सभी बारियों में अद्विजय जीत गया। सभी के लिए ये बस गेम था, लेकिन मानव के लिए ये एक बड़ी परेशानी थी। प्रीता मानव के चेहरे पर काफी ज्यादा उदासी देख सकती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मानव क्यों गेम में कुछ लाखों रुपए हार जाने पर ही इतना ज्यादा दुखी महसूस कर रहा है। उसने मानव के हाथ पर अपना हाथ रखा और आंखों ही आंखों में ये पूछा कि क्या कोई प्रॉब्लम है, मगर मानव ने मुस्कुराकर उसे सब कुछ ठीक होने का इशारा किया। कुछ देर गेम खेलने के बाद कुमार खांसने लगा। कुमार के इस तरह खांसने का मतलब अनिका जी समझ गई। कुमार ने आज कुछ ऐसे भी गेम्स का अरेंजमेंट किया था जो सिर्फ कपल्स के लिए था और अगर अनिका जी वहाँ होती तो शायद थोड़ा ऑकवर्ड होता, लेकिन वो भी काफी मॉडर्न ख्यालों वाली थी। लेकिन अपने बच्चों को अनकंफर्टेबल होता देख वो राजवीर जी को लेकर वहाँ से चली गई। दादी कुछ ही देर उन सभी लोगों के पास रुकी थी, फिर वो वापस अपनी हवेली पर चली गई थी। जब अनिका का जी और राजवीर जी वहाँ से गए तो कुमार ने सोफे पर खड़े होते हुए अनाउंस किया, गाइस, तो यहाँ पर सभी कपल्स के लिए एक गेम खेला जाएगा। ये सुनकर सभी कपल्स के कान खड़े हो गए। कुमार ने कुछ टिश्यू पेपर टेबल पर रखे और बोला, अभी कार्ड खेलते हुए सभी लोग बोरिंग फील करने लगे हैं और सिर्फ एक ही इंसान जीत रहा है, तो इसे बाकियों का फेस्टिवल स्पॉइल ना हो, इसलिए ये गेम रखा जा रहा है। यहाँ पर रखे टिश्यू पेपर को सभी आदमियों को अपने दांतों के बीच रखना है और उनकी फीमेल पार्टनर को वो टिश्यू पेपर फाड़ना है बिना हाथों की हेल्प लिए। इसी तरह आखिरी तक जिसके पास ज्यादा टिश्यू पेपर बेचेगा वही विनर होगा और जिसका टिश्यू पेपर पहले ही गिर जाएगा वो गेम से बाहर हो जाएगा। ये सुनकर मृत्युंजय सौम्या का हाथ पकड़कर खड़ा हुआ। मानव ने भी प्रीता का हाथ पकड़ा और साथ में अद्विजय भी आरोही का हाथ पकड़कर खड़ा हो गया। मिस्टी जो फ्रूट्स खा रही थी उसने राज का हाथ पकड़ते हुए रिक्वेस्ट की कि उसे ये गेम खेलना है, तो राज उसकी रिक्वेस्ट सुनकर गेम खेलने आ गया। उन सभी की वाइफ उनसे काफी ज्यादा छोटी थी। उन्होंने जब अपने हाथ पीछे बांधकर टिश्यू पेपर अपने दांतों के बीच दबाए तो सभी औरतें अपने पति को देखने के लिए अपना सिर ऊपर करके खड़ी थीं। जैसे ही उन सभी ने टिश्यू पेपर अपने दांतों के बीच से छोड़ा, वो टिश्यू पेपर हवा में घूमता हुआ नीचे गिरने लगा। मानव ने अपना टिश्यू पेपर छोड़ तो हवा काफी तेज चलने की वजह से उसका टिश्यू पेपर तो काफी दूर ही जाकर उड़ गया। वो दोनों गेम शुरू होने से पहले ही हार गए। मिस्टी ने उछलकर टिश्यू पेपर को अपने दांतों में पकड़ा था, जिस वजह से उसका सर राज के चिन पर लगा और इसकी वजह से राज के दांतों से उसकी जीभ कट गई। वो दर्द से चिल्लाया, आह मिस्टी, ये तुमने क्या किया? देखो मेरे मुंह से तो खून भी आने लगा। ये सुनकर मिस्टी ने अपना कान पकड़ और उससे माफी मांगी, मगर वो गेम नहीं हार सकती थी, इसलिए उसने टिश्यू पेपर को दांतों के बीच ज्यादा से ज्यादा दबा लिया और फिर उसे राज की ओर देखते हुए अपने मुंह से छोड़ा। राज ने छुपाकर टिश्यू पेपर को पकड़ लिया। वहीं जब आरोही ने अपना टिश्यू पेपर छोड़ा तो अद्विजय उसे टिश्यू पेपर पकड़ने के लिए नीचे झुका और उसने टिश्यू पेपर पकड़ते हुए आरोही की गर्दन पर काट लिया। ये देखकर आरोही के गाल शर्म से ब्लश करने लगे। मृत्युंजय ने भी झुककर टिश्यू पेपर को पकड़ा। सौम्या ने अपने हाथ पीछे बंधे हुए थे। उसकी धड़कनें काफी ज्यादा तेज चल रही थीं। अद्विजय ने बचे हुए टिश्यू पेपर को खड़े होकर फिर से नीचे छोड़ आरोही ने टिश्यू पेपर को पकड़ा तो इस बार टिश्यू पेपर को पकड़ते हुए उसके मुंह में अद्विजय की शर्ट के बटन भी आ गए। उसने बटन को छोड़ा और टिश्यू पेपर को अपने दांतों के बीच दबे हुए खड़ी हुई। अद्विजय एक डेविल लुक देते हुए आरोही को देख रहा था। आरोही ने फिर से टिश्यू पेपर को गिराया तो इस बार अद्विजय ने उस टिश्यू पेपर को काफी देर से पकड़ा। टिश्यू पेपर इस वक्त आरोही की नाभि के पास तेरा हुआ था। अद्विजय के दांतों ने इस वक्त टिश्यू पेपर को मन से छोड़ दिया और वो हल्के से आरोही के पेट को काटने लगा। आरोही अपने दांत भींचकर अपने पेट पर हो रही गुदगुदी से बचने की कोशिश कर रही थी। कुमार ने ये नजारा देखकर भी अनदेखा कर दिया। वो अपने चेहरे पर एक हाथ रखकर बोला, लगता है ये गेम खत्म होते ही ये लोग अपने बेडरूम में जाने तक का भी इंतजार नहीं करेंगे।
कुमार की बात सुन आरोही के कान शर्म से लाल हो गए। उसने अपना हाथ अपनी कमर पर रखा। अद्विजय ने उसका हाथ पकड़ा और फिर से उसकी नाभि पर चूमते हुए ऊपर उठा। उसने आरोही के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हम हार गए हैं। आरोही, चलो रूम में चलते हैं। ये सुनकर कुमार चिल्लाया, वेट 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 मामा जी, अभी एक ही गेम खत्म हुआ है, अभी तो कई सारे गेम खेलने बाकी हैं। थोड़ा रुकिए, यहाँ पर कपल गेम्स के बाद विनर भी अनाउंस होगा। ये कहने के बाद उसने बाकी बचे 2 कपल्स की ओर देखा। सौम्या तो काफी ज्यादा शर्मीली थी। जब उसने अपने दांतों के बीच से टिश्यू पेपर को छोड़ा तो मृत्युंजय ने तभी टिश्यू पेपर को पकड़ने की कोशिश में उसके होंठ सौम्या के होंठ से टकरा गए। दोनों इस मूवमेंट में एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। उन्हें टिश्यू पेपर का होश ही नहीं रहा। तभी मिस्टी और कुमार दोनों ने क्लैपिंग की और बोले, सभी कपल हार गए शिवाय हमें छोड़कर। ये कहकर मिस्टी ने राज को देखा। कुमार बोला, हाँ हाँ तुम जीत गई हो। उसने कहा, सभी लोग अब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ, एक और गेम शुरू किया जाएगा। राज ने पूछा, इस बार क्या गेम है? ये सुनकर कुमार बोला, कुछ नहीं, कपल्स को डांस करना है, वो भी एक रुमाल के ऊपर। ये सुनकर सभी लोग इस गेम के लिए भी तैयार हो गए, क्योंकि उन्हें इस गेम के जरिए अपनी अपनी वाइफ को छूने का मौका जो मिल रहा था। कुमार ने सॉन्ग प्ले किया। वो उम्मीद कर रहा था कि शायद सिया भी अंदर आ जाए और उसे भी सिया के साथ गेम खेलने को मिले, मगर सिया अंदर ही नहीं आई, तो वो बाकी कपल्स को ही एंजॉय करते हुए देख रहा था। डांस करते करते मृत्युंजय, राज और अद्विजय तीनों ने अपनी अपनी वाइफ को गोद में उठा लिया। इस गेम का विजेता मृत्युंजय था। आखिर में वो तीनों थक गए और राज ने कहा, कुमार अब कोई गेम नहीं देखो, मिस्टी थक चुकी है। तुम्हारे होने वाले भतीजे को पता चलेगा कि तुमने उसे इतना तंग किया है, तो देखना वो तुम्हारा क्या हाल क्या करेगा। ये सुनकर कुमार बोला, उसे बताया कौन? वैसे तुम कह रहे हो तो इस बार ऐसा कोई गेम नहीं होगा। आओ अपने अपनी जगह पर बैठ जाओ। मिस्टी ने एक्साइटेड होकर पूछा, कुमार जी बताइए ना अब क्या गेम है? ये सुनकर कुमार बोला, इस बार कोई गेम नहीं है, बस पत्नियों को अपने पतियों पर हुक्म चलाना है और उनसे जो जी में आए वो करवाना है। देखते हैं कौन सी पत्नी अपने पति को ज्यादा वश में रखना की पावर रखती है। इस पर मिस्टी बोली, ठीक है, सबसे पहले हम राज जी से अपनी डिमांड पूरी करवाएंगे। राज ने कहा, जरा बताओ मैं तुम्हारी कौन सी डिमांड पूरा नहीं करता हूँ। इस पर मिस्टी मुस्कुराते हुए बोली, आपको आज खट्टा नींबू खाना होगा बिना कोई एक्सप्रेशन दिए। राज ने कहा, बस इतना सा काम, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये सुनकर मिस्टी जल्दी से किचन में गई और वो एक नींबू काट कर राज के पास आई। नींबू थोड़ा ज्यादा बड़ा था। राज ने नींबू की एक स्लाइस ली और उसे लिख करके देखा, लेकिन अचानक मिस्टी ने वो पूरा नींबू राज के मुंह में ठूंस दिया और बोली, अब खाकर बताएं। ये कहकर वो मुस्कुराकर राज को देखने लगी। राज ने दोबारा अपना मुंह चलाया। नींबू इतना ज्यादा खट्टा था कि उसने नींबू अपने मुंह से थूक दिया और उसका मुंह ऐसा हो गया जैसे कि वो रो रहा हो। ये देखकर मिस्टी खिलखिलाकर हंसने लगी। मिस्टी के चेहरे पर हंसी देखकर मृत्युंजय को काफी अच्छा लगा। कुमार ने फिर हंसते हुए बाकी कपल्स को इशारा किया कि वो भी आगे की प्रक्रिया शुरू करे। सौम्या ने मृत्युंजय को देखते हुए कहा, क्या आप हमारे लिए गाना गा सकते हैं? ये सुनकर मृत्युंजय काफी देर खामोश रहा। फिर वो सौम्या का हाथ छोड़ उससे कुछ दूर हुआ। सौम्या ये देखकर निराश हो गई। उसे लगा कि मृत्युंजय शायद उसकी विश पूरी नहीं करेगा, मगर वो अपने गले पर हाथ रखकर गाने लगा, गुम है किसी के प्यार में दिल, सुबह शाम पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं, मैं उसका नाम है, हाय राम हे राम, जी करता है कह डालूं ये सब हाल दिल की दिल के और कर दूं जीवन उसके हवाले। उसका प्यार भरा गाना सुनकर सौम्या ने अपनी पलकें झुका ली। वो बार बार प्यार से मृत्युंजय के चेहरे को देख रही थी। मृत्युंजय सौम्या की शादगी पर मरने लगा था। उसे सौम्या से प्यार हो गया था। वो सौम्या को अपनी रानी बनाकर रखता था, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता था, मगर वो अपना प्यार शब्दों में कहने से कतराता था। लेकिन आज ऐसा लग रहा था जैसे वो इस गाने को गाकर अपने प्यार का इजहार कर रहा था। मृत्युंजय का गाना सुनकर सभी ने उसके लिए क्लिपिंग की। अब बारी मानव और प्रीता की थी। प्रीता ने मानव को देखते हुए कहा, मानव क्या तुम वो करोगे जो मैं कहूंगी? ये सुनकर मानव बोला, हाँ पत्नी जी, इतने सालों से तो तुम्हारी हर बात मानता आया हूँ, इस बार भी मानूंगा। प्रीता बोली, ठीक है, मुझे बताओ तुम्हारे इतने टाइम से अपने मॉम डैड से न मिलने का क्या राज है? ये सुनकर मानव खामोश हो गया। वो सबके सामने ये बात बताना नहीं चाहता था, मगर प्रीता ने पूछा था तो उसने बताया, प्रीता, मेरे भाई ने कंपनी में फ्रॉड किया है और इसका इल्जाम उसने मेरे सर लगाया है, इसलिए मॉम डैड ने मुझे अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया है। ये सुनकर अचानक प्रीता हैरानी से अपनी जगह से खड़ी हुई और हकलाते हुए बोली, मानव क्या तुम सच कह रहे हो? क्या ऐसा हुआ है? ये सुनकर मानव ने हाँ में सर हिला दिया। अद्विजय को पहले ही लग रहा था कि मानव के साथ जरूर कुछ हुआ है, इसलिए वो गैम्बलिंग करते हुए बार बार मानव के फेस को देख रहा था। अब सच सामने आने पर वो मानव को देखते। मानव उदास होकर बोला, प्रीता, मेरे भाई ने कंपनी में फ्रॉड किया है और इसका इल्जाम उसने मेरे सर लगाया है, इसलिए मॉम डैड ने मुझे अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया है। ये सुनकर अचानक प्रीता हैरानी से अपनी जगह से खड़ी हुई और हकलाते हुए बोली, मानव क्या तुम सच कह रहे हो? क्या ऐसा हुआ है?
ये सुनकर मानव ने हाँ में सर हिला दिया। अद्विजय को पहले ही लग रहा था कि मानव के साथ जरूर कुछ हुआ है, इसीलिए वो गैम्बलिंग करते हुए बार बार मानव के फेस को देख रहा था। अब सच सामने आने पर वो मानव को देखते हुए बोला, मानव, क्या तुम अपने भाई का सच सामने नहीं लाओगे? ये सुनकर मानव बोला, नहीं, मैं अपने भाई और अपने परिवार दोनों से प्यार करता हूँ। भले ही मॉम डैड ने मुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया है, वो अभी भी मुझसे प्यार करते हैं, मगर जब उन्हें मेरे भाई का सच पता चलेगा तो वो टूट कर बिखर जाएंगे। उन्होंने मुझसे ज्यादा उसको प्यार दिया है। प्रीता बोली, मानव, मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं होने दूंगी। तुम गर्वित के साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये सुनकर मानव बोला, प्रीता, मैं गर्वित का डैड हूँ, उसके अच्छे के लिए मैं सोच सकता हूँ, मैं मेहनत करूंगा, उसके लिए एक अच्छा फ्यूचर सोचूंगा, मगर मैं फिर कभी मॉम डैड के पास भीख मांगने नहीं जाऊंगा। प्रीता बोली, मानव, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, मैं मॉम डैड से बात करूंगी। ये सुनकर मानव बोला, तुम्हें मेरी कसम है प्रीता, तुम ऐसा नहीं करोगी। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो इस बात को मॉम डैड को पता नहीं चलने दोगी। ये सुनकर प्रीता खामोश हो गई। माहौल अब काफी ज्यादा सीरियस हो गया था। जब मानव ने नोटिस किया कि उसकी वजह से माहौल खराब हो गया है तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो अब फाइनली हमारे आखिरी कपल की बारी है। आरोही भाभी, मैं देखना चाहता हूँ कि आप अपने खड़ूस पति से अपनी विश पूरी करवा पाती हैं या नहीं। आरोही ने अद्विजय की आंखों में देखा। अद्विजय कोल्डली आरोही को देख रहा था। आरोही बोली, क्या आप मेरे लिए कुछ करेंगे? ये सुनकर अद्विजय बोला, पहले बताओ तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो? इस पर आरोही ने कहा, पहले मुझसे वादा कीजिए कि आप वो करेंगे। ये सुनकर अद्विजय कुछ नहीं बोला। आरोही प्यार से बोली, धानी के पापा, क्या आप मेरी बात नहीं मानोगे? ये सुनकर अद्विजय बोला, पहले मुझे एक किस दो, फिर मैं सोचूंगा। इस पर आरोही ने कहा, अद्विजय, आप भूल रहे हैं कि हम कहाँ पर हैं। ये सुनकर अद्विजय बोला, मैं अपने घर में हूँ और अपनी वाइफ से ही किसके लिए पूछ रहा हूँ। ये कहकर उसने आरोही की कमर को पकड़ा और उसे अपने पास खींच लिया। आरोही ने शर्माते हुए फिर अद्विजय के गाल पर किस कर लिया। अद्विजय ने वापस आरोही के गाल को चूमते हुए कहा, बताओ अब तुम क्या चाहती हो? आरोही मुस्कुराते हुए बोली, मैं आपको डांस करते हुए देखना चाहती हूँ। ये सुनकर सभी खामोश हो गए। अद्विजय काफी देर बाद बोला, ठीक है, मैं डांस करने के लिए तैयार हूँ। तभी आरोही बोली, रुकिए। ये सुनकर अद्विजय कंफ्यूज होकर आरोही को देखने लगा। आरोही बोली, आपको कोई नॉर्मल डांस नहीं करना है, मैं आपको पोल डांस करते हुए देखना चाहती हूँ। ये सुनकर सभी के मुंह हैरानी से खुल गए। किसी ने आरोही के इतने बोल्ड जवाब की उम्मीद नहीं की थी। आरोही मुस्कुराते हुए अद्विजय को देखने लगी। आरोही को अद्विजय एक कोल्ड लुक देकर बोला, आर यू श्योर? आरोही ने हाँ में सर हिलाया। अद्विजय फिर आरोही के पास आया और उसने आरोही के कान में झुकते हुए कहा, तो इसके बदले जो मैं चाहूंगा वो तुम मुझे दोगी। इस पर आरोही ने कहा, हाँ, आप बताइए, आपको क्या चाहिए? ये सुनकर अद्विजय बोला, बेडरूम में मैं जो कहूंगा तुम्हें वो करना होगा। ये सुनकर आरोही शर्मा गई। फिर उसने कहा, ठीक है, मैं आपके लिए वो करूंगी जो आप चाहते हैं, मगर अभी आपको पोल डांस करना ही होगा। ये सुनकर अद्विजय बोला, ठीक है। फिर उसने कुमार की ओर देखा। कुमार, जो कि रेड वाइन पी रहा था, वो जल्दी से टेबल से उतरा और बोला, ठीक है, मैं अभी नौकरों को बोलता हूँ। कुछ ही देर में उसने नौकरों को सामने एक पल अरेंज करने के लिए कहा। नौकरों ने ऐसा किया। तभी कुमार ने सख्ती से उन्हें बाहर जाने के लिए कहा और कहा कि कोई अंदर नहीं आ सकता। ये सुनकर सभी नौकर बाहर चले गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला था। वही गार्डन में खेलते हुए तीनों बच्चे काफी ज्यादा घुल मिल गए थे। विराज सिया के पास आकर उससे बातें कर रहा था। जिया विराज से बोली, विराज, एक बात बताओ, तुम्हारे इस बच्चे की शक्ल आरोही से इतनी ज्यादा क्यों मिलती है? क्या ये आरोही का बेटा है? ये सुनकर विराज ने कहा, हाँ, शायद ये उसी का बेटा है। ये सुनकर अचानक सिया के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। विराज ने पूछा, तुम क्या करना चाहती हो? सिया बोली, तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है। विराज ने कहा, सिया, तुम जो चाहे वो कर सकती हो, लेकिन तुम मेरे अग्नि को हार्म नहीं पहुंचा सकती हो। सिया हंसते हुए बोली, क्यों, क्या हुआ? तुम भूल रहे हो वो अग्नि तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन का अंश है। विराज ने कहा, नहीं, वो मेरा बेटा है, मैंने उसे पाला है, उसके अंदर मेरे संस्कार है, वो हर कदम पर सिर्फ मेरा साथ देगा। ये सुनकर सिया हंसते हुए बोली, खून, आखिर में खून होता है देखना, एक दिन वो अपने बाप का ही पक्ष लेगा। ये सुनकर विराज ने कहा, सिया, बस बहुत हुआ, तुम ये बताओ, यहाँ पर कब तक रहोगी? तुम्हें वापस नहीं चलना है और यहाँ रहकर तुम क्या करने वाली हो? सिया बोली, बस तुम देखते जाओ कैसे मैं आरोही और अद्विजय को एक दूसरे से अलग करती हूँ। वैसे ये बताओ, अद्विजय को क्या वाकई में पॉइजन दिया गया था? ये सुनकर विराज ने कहा, हाँ, उसे बचपन में उसके चाचा ने जहर दिया था। वो ऐसा जहर था, उसके बारे में कोई डॉक्टर पता ही नहीं लगा सकता था। सिया बोली, तो क्या इससे उसकी जान जा सकती है? ये सुनकर विराज ने कहा, ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ, कभी कभी उसे जहर का असर इतना ज्यादा होता है कि वो अपने होश तक खो देता है। सिया मुस्कुराई और बोली, थैंक यू फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। ये कहकर वो फिर बच्चों की ओर जाने लगी। उसने मुस्कुराते हुए धानी को देखा और बोली, धानी, क्या मासी के पास नहीं आओगे? ये सुनते ही धानी झिझकने लगी। सिया ने फिर धानी को अपनी गोद में उठा लिया
और उसके गाल को काफी जोर से पकड़ते हुए बोली, धानी तुम कितनी क्यूट हो, तुम तो बिल्कुल अपनी मम्मा की तरह दिखती हो। धानी बोली, सिया मासी मेरे गाल में दर्द हो रहा है, आप प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। सिया बोली, ओह सॉरी, मुझे माफ कर दो। ये कहकर भी उसने धानी को नहीं छोड़ा। अचानक सिया की नजर उसे घूरते हुए अग्नि की ओर गई। उसे अपने आप को घूरता पाकर सिया बोली, मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? इस पर अग्नि बोला, मेरी छोटी बहन को नीचे उतारो। उसकी ऑर्डरिंग टोन को सुनकर सिया मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा तो तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो? इस पर अग्नि ने अपने दोनों हाथ अपने पॉकेट में डाले और बोला, हाँ मेरी बहन को नीचे उतार दो वरना मैं। सिया मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा ठीक है, मैं उतारती हूँ तुम्हारी बहन को नीचे। वैसे तुम्हें किसने कहा कि ये तुम्हारी बहन है? तुम्हारे तो ना मॉम डैड है, ना तुम्हारा कोई परिवार है ना? इस पर अग्नि अचानक बोला, आपको ये बात किसने बताई? सिया खामोश हो गई। उसे याद आया कि उसे यहाँ सिया होने का नाटक करना था और अग्नि उसे पहले से जानता था। अगर वो किसी के सामने ये बात रिवील करता कि उसने पहले भी कई बार सिया को देखा है तो प्रॉब्लम हो सकती थी। अग्नि काफी स्मार्ट था। सिया ने भले ही सर्जरी करवा के अपना चेहरा बदल लिया था, लेकिन जब वो विराज से बात कर रही थी तो अग्नि के कान विराज और सिया की बातों पर ही थे और वो समझ गया कि उसके डैडी से बात करने वाली औरत वही सिया थी जो जिस पर उसके डैड जान छिड़कते थे। अग्नि सिया को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वो नहीं चाहता था कि विराज कभी सिया जैसी औरत से शादी करे। सिया जैसी औरत कभी किसी की नहीं हो सकती थी। कुछ देर बाद तीनों बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर अंदर जाने लगे। अग्नि ने अपने जले हुए कपड़े चेंज कर लिए थे। गर्वित ने खुद उसे अपने कपड़े दिए थे। तीनों जब अंदर जा रहे थे तो अचानक गर्वित ने धानी का हाथ छोड़ दिया। धानी गर्वित को देखते हुए बोली, गर्वित तुम्हें क्या हुआ? ये सुनकर गर्वित बोला, धानी आज ही ये लड़का यहाँ पर आया है और तुम इसे मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही हो। ये सुनते ही धानी मुस्कुराते हुए बोली, तो क्या हुआ? ये आज ही तो यहाँ पर आया है, फिर यहाँ पर से चला जाएगा? ये सुनकर गर्वित बोला, नहीं तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। धानी तुम्हें सबसे ज्यादा मेरे साथ रहना चाहिए, मैं तुम्हारा पक्का दोस्त हूँ ना। ये सुनते ही धानी बोली, लेकिन गर्वित तुम्हें इतना जेलस फील करने की जरूरत नहीं है, समझे? चलो अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाती हूँ, तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा। ये सुनकर गर्वित ने अपना मुंह फूला लिया और अपनी दोनों आर्म्स फोल्ड करके खड़ा हो गया। धानी ने फिर जाकर गर्वित के कंधे को पकड़ा और उसे खींचकर अपने साथ अंदर ले जाने लगी। जब तीनों एंट्रेंस पर पहुंचे तो सामने का नजारा देखकर तीनों ही वहीं पर रुक गए। उनके सामने सभी लोग सोफे पर बैठे थे और उनके सामने अद्विजय एक पोल के पास खड़ा था। एक सॉन्ग चलाया गया और उसे सॉन्ग के चलते ही अद्विजय ने अपना हाथ पोल पर रखा। सभी लोग एक्साइट थे कि कब अद्विजय डांस शुरू करेगा। तभी कुमार ने कैमरा चालू किया, लेकिन मानव ने उसके हाथ से कैमरा छीनते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? अद्विजय के हाथों से मरना है क्या तुम्हें? ये सुनकर कुमार खामोश हो गया। अद्विजय ने उन सभी को देखा और फिर अचानक उसने पोल को उखाड़ लिया और उस पोल को अपने ही हाथ से घूमते हुए काफी तेज कर लिया। ऐसा लग रहा था कि वो कोई तलवार हो और वो एक काफी ताकतवर वॉरियर जो इस तलवार से सभी दुश्मनों का खत्म करते कर देगा। सॉन्ग एक बॉलीवुड आइटम सॉन्ग था, लेकिन अद्विजय के एक्सप्रेशन और उसका डांस देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत सारे ज़ॉम्बीज के बीच खड़ा था और उन सभी को मार रहा था। अद्विजय की परफॉर्मेंस देखकर सभी ने तालियां बजाई। राज खड़ा होकर बोला, मामा जी आई कांट बिलीव दिस। अगर मैं इस सीन को रिकॉर्ड कर सकता तो सच में डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर आपके पैरों में गिरकर आपको साइन करने पर मजबूर हो जाते। रियली आपके फेशियल एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था कि आप कोई जंग लड़ रहे हैं। इस पर मिस्टी कंफ्यूज होकर बोली, मगर इन्हें तो एक आइटम सॉन्ग पर डांस करना था ना। राज ने मिस्टी को घूर कर देखा और उसे चुप होने के लिए कहा। इस पर मिस्टी चुप हो गई। तभी आरोही ने कहा, मिस्टी सही कह रही है, मैंने इन्हें डांस करने के लिए कहा था, ना कि जंग करने के लिए। मेरी बात को इन्होंने नहीं माना है तो मैं भी उनकी किसी बात को नहीं मानने वाली हूँ। ये सुनकर अद्विजय ने आरोही को एक लुक दिया और बोला, मैंने पोल डांस किया, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? इस पर आरोही ने कहा, नहीं इसे पोल डांस नहीं कहते। ये सुनकर अद्विजय बोला, आई डांस विद अ पोल सो दिस इज पोल डांस दैट्स इट। ये कहकर उसने आरोही का हाथ पकड़ा और बोला, अब रूम में चलो। ये सुनकर तीनों बच्चे दौड़कर उनके पास आए। धानी ने अपने छोटे छोटे हाथों से क्लैपिंग करते हुए कहा, डैडी आपने कितना अच्छा डांस किया था। धानी तो आपकी फैन हो गई, मुझे भी आपकी तरह ऐसे ही डांस करना है। ये सुनकर अद्विजय बोला, क्या तुमने आज एंजॉय किया? ये सुनते ही धानी बोली, बहुत ज्यादा डैडी। सडनली अद्विजय को अचानक अपनी वो डिमांड याद आई। अगर वो धानी को अपने रूम में लेकर जाता तो शायद वो आरोही से अपनी डिमांड पूरी नहीं करवा पाता। आरोही अद्विजय को सोच में खोया देख समझ गई कि अद्विजय धानी को आज कहीं और भेजने की फिराक में है। इसलिए उसने जल्दी से धानी के पास बढ़ाते हुए कहा, धानी इधर आओ, मम्मा आपको अब बेडरूम में लेकर चलती है। अब सोने का टाइम हो गया है ना, काफी टाइम हो गया है, चलो अब। ये सुनकर धानी बोली, ओके मम्मा। फिर उसने हाथ हिलाते हुए बाकियों से कहा, बाय बाय सभी को। ये कहकर उसने अपना सर आरोही के कंधे पर रख लिया। आरोही धानी को अपनी गोद में लेकर लिफ्ट से अपने बेडरूम में चली गई। अद्विजय अपने दोनों हाथ अपनी पॉकेट में रखते हुए ऊपर गया।
उसने रूम में एंटर होते हुए देखा कि धानी और आरोही दोनों ही चेंज कर चुकी थी। आरोही ने नाइट सूट पहना हुआ था जो कि पिच कलर का सिल्की गाउन था। धानी ने भी पीच कलर की ही एक छोटी सी कुर्ती और साथ में पजामा पहना हुआ था। आरोही ने उसके बालों से रबर निकाली और उसके बालों में हाथ फेरकर उसे बिस्तर पर बुलाने लगी। धानी आरोही के पास लेट गई। आरोही ने धानी को उठाकर अपनी कमर पर बैठाया और बोली, क्या धानी को इतनी जल्दी नींद आ रही है? ये सुनते ही धानी बोली, मम्मा, आपने ही तो कहा था कि धानी को सो जाना चाहिए। इस पर आरोही ने कहा, लेकिन क्या आप मम्मा के साथ थोड़ी देर खेलने नहीं चाहते? ये सुनते ही धानी बोली, हाँ मम्मा, मैं आपके साथ खेलना चाहती हूँ। आरोही मुस्कुराई और उसने अपने दोनों हाथ आगे किए। धानी ने अपने छोटे छोटे हाथ आरोही के हाथों से मिलाए और एक गेम खेल। आरोही बोली, चाउमिन डेरी, चाउमिन डेरी। आगे धानी मुस्कुराते हुए बोली, टिप टिप। आरोही बोली, पापा ए ए ए। धानी बोली, मम्मी बी बी। फिर दोनों मिलकर बोले, पापा ए, मम्मी बी, पियो पेप्सी पियो, लिम्का मारो ठुमका। ऐसे खेलते हुए दोनों हंसने लगी। अद्विजय चेंज करके बिस्तर पर आया और वो उन दोनों माँ बेटियों को खेलते हुए देख रहा था। वो अपने फोन को स्क्रॉल करते हुए इंतजार कर रहा था कि कब धानी सोएगी, मगर आरोही काफी सारे गेम्स खिलाकर उसे जगाई हुई थी। काफी देर बाद जब आरोही की कहानी सुनते हुए धानी को नींद आई तो अचानक अद्विजय उठ बैठा। अद्विजय को उठा देख आरोही ने झट से अपनी आंखें बंद कर ली। अद्विजय ने फिर जल्दी से टेबल पर रखे लाइट लैंप को ऑफ कर दिया। लाइट लैंप के ऑफ होते ही आरोही ने एक राहत भरी सांस ली और अपनी आंखें खोली। तभी उसके सामने एक परछाई आ गई। अपने सामने मौजूद उस परछाई को देखकर आरोही ने अपनी सांस रोक ली। वो अद्विजय था। अद्विजय नीचे झुका और उसने हल्के से आरोही को अपनी गोद में उठाने की कोशिश की, लेकिन धानी ने आरोही के नाइट गाउन को पकड़ा हुआ था। अद्विजय ने हल्के से धानी की मुट्ठी को खोला और उसे आरोही से दूर करते हुए आरोही को गोद में उठा लिया। आरोही को गोद में उठाकर अद्विजय ने बिना किसी आवाज किए दरवाजे को खोला और आरोही को गोद में लेकर वो टेरेस पर जाने लगा। आरोही डरते हुए अपनी आंख बंद किए हुए थी। वो सोच रही थी कि अब उसे सोने का नाटक करना बंद कर देना चाहिए या फिर नहीं। अद्विजय आरोही को वहां रखे एक काफी बड़े सोफे के पास लेकर गया और उसे सोफे पर लिटा दिया। फिर वो टेरेस पर रखी एक टेबल के पास गया जहां पर एक रेड वाइन की बोतल और 2 गिलास रखे थे। अद्विजय जब टेबल के पास खड़े होकर वाइन की बोतल को उठने लगा तभी पीछे से 2 हाथ आकर उसकी कमर पर लिपट गए। अद्विजय ने ध्यान दिया तो वो हाथ आरोही के नहीं थे। अद्विजय ने मुड़कर देखा तो उसके सामने सिया खड़ी थी। सिया की आंखों में आंसू थे। उसने फिर से अद्विजय को जबरन गले लगाते हुए कहा, अद्विजय, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? भूल गए हम दोनों कितने अच्छे दोस्त हुआ करते थे। मेरे सिर्फ एक झूठ की वजह से तुम हमारे दोस्ती को तोड़ रहे थे और तुम तो मेरे बॉयफ्रेंड थे ना। अद्विजय, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? प्लीज मुझे माफ कर दो। आई रियली लव यू। ये सुनकर अद्विजय ने सिया को खुद से अलग किया। सिया रोने लगी तो अद्विजय बोला, सिया शांत हो जाओ। मगर सिया जब और ज्यादा रोने लगी तो उसे बात करने के लिए एक दूसरी जगह पर लेकर गया। आरोही देख चुकी थी कि सिया ने आकर अद्विजय को गले लगाया था। ये नजारा देखकर उसे बुरा लग रहा था। वो उठकर वाइन बॉटल को उठाकर अपने पास लाई। उसने बॉटल को खोला और उसे अपने मुंह से लगाते हुए कहा, अद्विजय, मैं आपसे अपने प्यार का इजहार करना चाहती हूँ, मगर मैं ये जानती हूँ कि आपकी जिंदगी में मेरे अलावा भी कोई और है। आपकी जिंदगी में 2 ऐसी औरतें हैं जिनसे मैं कभी मुकाबला नहीं कर सकती। जिस सिया से आपको प्यार था, मैं तो उस सिया से न मिल सकती हूँ, न ही उससे खुद का कंपैरिजन कर सकती हूँ। आफ्टर ओनियल, उसे आपने इतने सालों तक उससे प्यार किया था। ये कहते हुए उसने और ज्यादा वाइन पी। वो वाइन पीते हुए अपने गम को भुलाने की कोशिश कर रही थी। वही अद्विजय सिया से बोला, सिया, बहुत हुआ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड सिर्फ इसीलिए बनाया था बिकॉज मुझे उस रात की वजह से गिल्ट था और मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं थी। सो डोंट फोर्स मी नाउ। मेरी लाइफ से तुम चली जाओ। मैं अपनी वाइफ के साथ और अपनी बेटी के साथ खुश हूँ। सिया बोली, अद्विजय, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? तुम मुझसे न सही मगर अपनी सिया से तो प्यार करते थे। भूल गए उसके लिए? तुमने क्या कुछ नहीं किया था। मैंने सुना कि उसे तुम्हारे आदमियों ने उसे जान से मार दिया। अद्विजय, क्या आरोही अब तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा पहला प्यार से भी ज्यादा जरूरी हो गई है? आखिर क्या है उसमें ऐसा? ये सुनकर अद्विजय बोला, शी इज माई वाइफ, माई प्रेजेंट, एंड यू आर नथिंग फॉर मी, सो जस्ट लीव मी। और हाँ, अपने साथ उस डॉक्टर को भी लेते जाना। सिया अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए अद्विजय को छूने लगी, मगर अद्विजय ने उसे खुद से अलग किया और काफी कोल्ड आवाज में कहा, चली जाओ यहाँ से। सिया वहां से चली गई। सिया के टेरेस से जाते ही अद्विजय ने आरोही पास गया तो आरोही के मुंह से उसे वाइन की स्मेल आ रही थी। उसने बिस्तर पर पड़ी बोतल को देखा। उसने आरोही के गाल को थपथपाते हुए कहा, आरोही, तुमने वाइन पी है? आरोही ने अद्विजय का कॉलर पकड़ा और हंसते हुए बोली, अद्विजय, माय हबी, प्लीज किस मी, आई वांट यू। एपिसोड 20 आरोही ने अद्विजय का कॉलर पकड़ा और हंसते हुए बोली, अद्विजय, माय हबी, प्लीज किस मी, आई वांट यू। अद्विजय ने आरोही के गाल को थपथपाया और उसने पूछा, तुमने शराब पी है, ये कब हुआ? इस पर आरोही ने अद्विजय का कॉलर पकड़ते हुए कहा, ये तब हुआ जब आप सिया को अकेले में ले जाकर उससे प्यार भरी बातें कर रहे थे।
हबी आपको दिखाई नहीं देता, आपकी खूबसूरत बीवी यहाँ आपका इंतजार कर रही थी। ये सुनकर अद्विजय के होठों पर एक डेविल स्माइल नजर आने लगी। उसने आरोही के ऊपर झुकते हुए कहा, अच्छा तो तुम मेरा इंतजार कर रही थी, लेकिन क्यों? ये सुनते ही आरोही कुछ देर खामोश हुई, फिर वो अपनी टिमटिमाती आंखों से अद्विजय को देखते हुए बोली, क्योंकि मैं आपसे कुछ कन्फेस करना चाहती थी। ये सुनकर अद्विजय बोला, कहो तुम्हें मुझे क्या बताना है? इस पर आरोही ने अद्विजय को पकड़कर अचानक बिस्तर पर पटका और उसके ऊपर आते हुए बोली, मैं आपको ये बताना चाहती थी कि। इतना कहकर वो रुकी, फिर वो अद्विजय के कान को काटते हुए आगे बोली, आई? अद्विजय ने कहा, हाँ बताओ आगे क्या? आरोही बोली, शट अप, मुझे मेरा सेंटेंस पूरा करने दीजिए। उसने सख्त आवाज में अद्विजय को डांटा, फिर वो अद्विजय के कान को दोबारा काटकर बोली, आई लव यू मिस्टर हबी, आई रियली रियली लव यू हबी, हाँ हाँ। आरोही ने हंसते हुए कन्फेस किया। उसका कन्फेशन सुनकर अद्विजय शॉक हो गया। उसने पूछा, व्हाट? कब से? इस पर आरोही ने अपनी उंगली अद्विजय के सीने पर फेरते हुए कहा, तब से जब मैंने आपको शर्टलेस देखा, तब से जब आप मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे थे, तब से जब आपने अपनी नशीली आंखों से मुझे देखा, तब से जब आप मुझे हर बार बचाने आए, तब जब आप मेरे करीब आए, मेरी रिस्पेक्ट की, मेरी धानी को अपनाया, उसे डैड का प्यार दिया। ये सुनकर अद्विजय मुस्कुराया और बोला, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? इस पर आरोही बोली, बहुत बहुत ज्यादा। अद्विजय बोला, अच्छा लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? शो मी योर लव वाइफी। हबी, प्यार कभी दिखता नहीं है। ये सुनकर अद्विजय बोला, हाँ तो मुझे कुछ ऐसा करके दिखाओ जिससे मैं ये पता लगा सकूं कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। ये कहकर उसने आरोही के होंठ को अपने अंगूठे से सहलाया। अद्विजय फिर आरोही की आंखों में देखते हुए बोला, तुम मेरी बॉडी को देखकर मुझे प्यार करने लगी थी ना, तो आज मुझे किस करके बताओ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। ये कहकर उसने अपनी पतली उंगलियां अपने नाइट शर्ट को उठाने के लिए यूज की। आरोही मुस्कुराई, फिर वो अपने घुटनों के बल बैठे हुए अचानक नीचे झुकी और उसने अद्विजय के हाथ को हटाकर अपने दांत से अद्विजय की शर्ट को पकड़ा और उसे पुल करने लगी। अद्विजय की शर्ट को उतारने के बाद उसने अपनी होंठ अद्विजय के चेस्ट पर रखे। हर जगह अद्विजय की चेस्ट को छूने और काटने के बाद आरोही धीमी आवाज में बोली, क्या ये बहुत है? ये सुनते ही अद्विजय ने इंस्ट्रक्शन दिए, तुम थोड़ा नीचे जाओगी तो मैं जान पाऊंगा कि तुम कितनी गहराई से मुझे प्यार करती हो। कहते हुए उसने अपने हाथ अपने पजामा की ओर बढ़ाए। आरोही ने अचानक शर्माते हुए कहा, अद्विजय प्लीज ये नहीं। अद्विजय बोला, आरोही तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे अपना प्यार दिखाने पर ध्यान देना चाहिए? कहते हुए उसने अपने पजामे को नीचे सरका दिया। आरोही दूसरी बार अद्विजय को इस तरह देख रही थी। उसके गाल शर्म से लाल हुए जा रहे थे और उसकी धड़कनें काफी ज्यादा बढ़ गई थी। अद्विजय ने आरोही के दोनों हाथ पकड़कर उसके दोनों हाथों को उस जगह पर रखा। आरोही को जब कुछ काफी ज्यादा गर्म चीज का एहसास हुआ तो आरोही के हाथ कांपने लगे। अद्विजय ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आई सेड शो मी योर लव। आरोही ने अद्विजय की बात सुनकर अपने होंठ कटे, फिर वो बोली, अगर मैं ये करूंगी तो क्या आप मेरे प्यार को एक्सेप्ट करोगे? क्या आप भी मुझसे प्यार करोगे? ये सुनकर अद्विजय बोला, आई विल ट्राई एंड गिव माई बेस्ट। ये सुनकर आरोही गुस्सा होकर बोली, नो, मुझसे प्रॉमिस करो आप भी मुझसे प्यार करोगे। अद्विजय बोला, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस। अब ठीक है। ये कहकर अद्विजय एक डेविल लुक देते हुए आरोही को देख रहा था। वो आज आरोही के नशे में होने का खूब फायदा उठा रहा था। आरोही को असल में कुछ भी नहीं आता था। वो इतनी खूबसूरत होने के बाद भी अपने पति को सेड्यूस करना नहीं जानती थी। अद्विजय ने उसके हाथ पकड़कर उसे गाइड किया। आरोही जब अपनी मासूम नजरों से अद्विजय की आंखों में देख रही थी तो अद्विजय जैसे पागल हो रहा था। कुछ देर बाद आरोही को अपने हाथ और गले दोनों में दर्द होने लगा और वो थक कर बिस्तर पर गिर गई। अद्विजय ने उसे बाहों में लिया। वो जब नशे की हालत में अद्विजय की बाहों में सो गई तो अद्विजय उसे अपनी बाहों में लेकर बेडरूम में आया। जब उसने आरोही को बिस्तर पर लेट आया तो उसके होठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। आरोही के प्यार का इजहार सुनकर उसके दिल में एक अलग ही फीलिंग जन्म ले रही थी। उसने शायद इस फीलिंग को काफी लंबे समय से इग्नोर किया था, लेकिन वो आरोही के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो रहा था। नॉवेल परफेक्ट पॉजिटिव हस्बैंड। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें और वीडियो को पूरा जरूर देखें।